नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर बात करेंगे। इससे पहले हम गोदान के प्रतिपाद्य, कथानक और पात्रों पर बात कर चुके हैं। उस कड़ी में आज हम मुंशी प्रेमचंद के गोदान के जो 36 अंक है, उन 36 अंकों में किन-किन पात्रों की क्या-क्या भूमिकाएँ हैं और उनके महत्वपूर्ण संवाद क्या है, किस पात्र ने क्या कहा है, उनके आपस में संबंध कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है और परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि ये कथन किसने कहा है या किससे कहा है या ये कथन किसका है, किस संदर्भ में कहा गया है। तो यह महत्वपूर्ण कक्षा है। और साथ में हम आलोचकों ने गोदान को लेकर क्या कहा है, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य लेखन को क्या कहा है, विशेष रूप से गोदान को लेकर उन्होंने कौन-सी टिप्पणियाँ की है, और साथ में मुंशी प्रेमचंद के गोदान को लेकर आलोचना जगत में कौन-कौन सी कृतियाँ सामने आई, कौन-कौन सी समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, वहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है। आजकल परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक के भीतर से पूछे जाते हैं और साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप से मूल निहितार्थ या इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। लेकिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जब किसी आलोचक की टिप्पणी आती है, तो उस उपन्यास के भीतर कुछ भी नहीं है। लेकिन उस उपन्यास को, उस नाटक को, उस निबंध को पढ़ कर के जो किसी समीक्षक ने टिप्पणी की है, वो एकदम अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमें उपन्यास से बाहर भी झाँक कर देखना होगा। तो हिंदी साहित्य इतिहास में और इससे अलग जो गोदान को लेकर कृतियाँ लिखी गई, वहाँ आलोचकों की जो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं, वो भी हमने ली है। तो ध्यान देना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि गद्य साहित्य जो भी आपके पाठ्यक्रम में होता है, चाहे नेट में हो, चाहे सेट में हो या एपी के पाठ्यक्रम में हो, व्याख्याता के पाठ्यक्रम में या किसी और पाठ्यक्रम में, वरिष्ठ शिक्षक में तो है ही, टीजीटी, पीजीटी, एनीवे कहीं भी हो, तो ध्यान देना है कि जो गद्य की रचना होती है उसको कम से कम अ, 4-5 बार परीक्षार्थी को पढ़ना चाहिए। अब आप कहेंगे कि जब 4-5 बार पढ़ेंगे तो फिर क्या बात रहेगी? ध्यान देना है, एक बार आप उसकी रीडिंग लगाएँ, सरसरी नज़र से उसको देखें, यानी पूरा पढ़ लें, समझ में आए या नहीं आए। और जब दूसरी बार उसको रीडिंग नहीं लगाना, दूसरी बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पात्रों के नाम लिखते रहें और उन पात्रों के बीच में स्पेस दें और उन पात्रों की जो-जो भूमिकाएँ हैं, जो-जो उनके कथन हैं, जो संवाद है, उनको लिखते रहें और उनका किनका किनके बीच में संबंध है, वो भी सारा कुछ जो है आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्वयं के स्तर पर भी इसको तैयार कर सकते हैं और उसके बाद में जब एक बार और पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में कौन होरी का गोबर के साथ क्या संबंध है, या सिलिया कौन है, मातादीन कौन है, नौखेराम कौन है, या इस तरह के जो-जो पात्र हैं वो आपको समझ में आएँगे। और उसके बाद में भी 1 से 2 बार आप उसका अगर रिवीजन करते हैं, यानी उसका दोहराव करते हैं, तो आप गद्य की किसी भी रचना को लेकर आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं और परीक्षा के योग्य हो सकते हैं। तो यहाँ हम जो बात करेंगे, हम जैसे मेरे पास गोदान है मुंशी प्रेमचंद का, जो उपन्यास है, 392 पेज में लिखा गया है। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं, 25-30 स्लाइड में, और पृष्ठ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 7-8 पृष्ठ का मैटर होगा। मैंने कोशिश की है कि इसको शॉर्ट में करने की। इसमें जो 36 अंकों में लिखा गया है कि किस अंक में किन पात्रों की क्या भूमिकाएँ हैं, उनके महत्वपूर्ण कथन कौन से हैं, महत्वपूर्ण कथन पर ही हम बात करेंगे। गोदान के अंदर जो है महत्वपूर्ण कथन कौन-कौन से हैं, कहीं-कहीं हमने एक-एक अंक पर बात की है, कहीं-कहीं हम अ, 2 से 4 अंकों को एक साथ लेंगे, जहाँ हमें लगा कि भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको हमने सीधा आगे लिया है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले महत्वपूर्ण कथनों पर बात कर रहे हैं, यानी जो पात्र है, चरित्र चित्रण है, उनकी क्या-क्या भूमिकाएँ हैं, उस पर। फिर हम बात करेंगे आलोचकों पर, उन्होंने गोदान को लेकर क्या कहा है। फिर हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के गोदान को लेकर कौन-कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो अब हम बात करते हैं गोदान के महत्वपूर्ण कथन
36 अंकों में लिखा गया। पहले अंक की बात करें, इससे पहले हम पात्रों पर बात कर चुके हैं, ध्यान देना है। दोहरी कथा है इसमें, एक ग्रामीण कथा, एक शहरी कथा। ग्रामीण कथा प्रधान कथा है जिसमें मैंने सभी को लिया था, होरी धनिया से लेकर होरी का परिवार, उसके भाई और गांव के सभी, भोला, सिलिया, हरखू, तमाम जो है जो वहाँ के स्थानीय महाजन हैं, हिंगोरी सिंह है, नोखेराम, पटेश्वरी, दाता दीन, माता दीन, जो है उनको लिया। और शहरी वर्ग की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राय साहब, मालती, मेहता, मिस्टर खन्ना, गोविंदी, तनखा, ओंकारनाथ, इन सभी पर हमने बात की। तो यहाँ इनकी क्या भूमिकाएं हैं उस पर बात करेंगे। पहला अंक, होरी ने धनिया से कहा। जो महत्वपूर्ण है कथन, कोटेशन वही हमने लिए और परीक्षा में वही आते हैं। आपने 3-4 बार पढ़ा तो इसको अब देख लेंगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ध्यान देना है, पूरा इसको देखना है। होरी ने धनिया से कहा, मर्द साठे पर पाठे होते हैं। आ सकता है किसने किससे कहा है। होरी ने धनिया से कहा, उनके बीच में संवाद होता है, बड़ा हास्य विनोद भी होता है होरी और धनिया के बीच में, समय समय पर, स्थान स्थान पर। तो यहाँ वो कहते हैं कि मर्द साठे पर पाठे होते हैं। धनिया के संबंध में लेखक ने कहा है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग अवतरण था, जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। धनिया के संबंध में ध्यान देना है, लेखक ने कहा। यह आ सकता है कि किसके संबंध में कहा है कि विपन्नता के अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था, वह सहारा था। धनिया के संबंध में किसने कहा है, लेखक का स्वयं का अपना कथन है। ध्यान देना, मुंशी प्रेमचंद्र अपने उपन्यासों में चरित्र गढ़ते हैं, इसलिए उनके उपन्यास में किस्सा गोई महत्वपूर्ण है और चरित्र महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भोला ने होरी से कहा, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। कौन कह रहा है? भोला कह रहा है। किससे? होरी से कह रहा है। हमने इतना ही कथन लिया है। भोला कौन है? पशुपालक है, चरवाहा है, दूध बेचता है, गाय भी बेचता है। होरी ने कहा, और प्रतिकार में होरी ने प्रतिक्रिया में क्या कहा, वह सज्जन बस सज्जन वही है जो दूसरों की आबरू समझे। इतने कथन छोटे छोटे आ सकते हैं। भोला ने क्या कहा वापस, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। क्योंकि भोला की पत्नी की मृत्यु हो गई है, भोला चाहता है कि उसकी शादी हो पुनः, और होरी लालच देता है कि अगर गाय दे दो तो मैं तुम्हारी शादी जो है करवा दूंगा, और शादी हो नहीं पाती है। और अंत में गोरी जो होरी गाय लाता है, गाय, होरी का भाई हीरा उसको जहर दे देता है, और फिर भोला जो है उसके बैलों की जोड़ी को ले जाता है, और उसके बाद में होरी की कठिनाई बढ़ जाती है। होरी ने भोला को, देखिए, छल पूर्वक शादी का भरोसा दिलाया और 80 रुपए में गाय ली। हालांकि बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा होरी को, पर एक लालच में उसने ऐसा कर दिया है। उसकी इच्छा थी कि उसके घर के आगे गाय हो। दूसरा अंक, राय साहब ने होरी से कहा। ध्यान देना, यहाँ पहले अंक में जो होरी और बेलारी के आसपास का जीवन, उसका चित्रण है, परिवार का परिचय है। उसके बाद में होरी अपने सामंत राय साहब के पास सेमरी जाता है और वहाँ भोला से मुलाकात होती है। तो वहाँ जो है, देखिए, राय साहब ने होरी से कहा, बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए हैं। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हम दूसरों के रोने पर हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो। कौन कह रहा है? राय साहब कह रहे हैं, क्योंकि होरी के प्रति राय साहब का एक विशेष लगाव है। बात जारी रखते हुए राय साहब ने आगे कहा कि जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे जो कुछ हो आदमी नहीं है। इतना कथन पूछा जा सकता है कि किसने कहा है जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे जो कुछ हो आदमी नहीं। राय साहब ने कहा है जब होरी से संवाद कर रहे थे। तीसरे अंक में क्या है, होरी ने गोबर से कहा। ये कथाएं साथ साथ चलती है, जो प्रधान कथा है, जो ग्रामीण कथा है, और जो प्रासंगिक कथा, शहरी कथा, बीच बीच में जो है चलती रहती है। हमारी होरी ने गोबर से कहा, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता।
खेती में जो मर्यादा है वह नौकरी में तो नहीं है। यानी जो मर्यादा है, होरी उसको पकड़े हुए हैं और कहता है कि हमें हमारी मर्यादा में ही रहना चाहिए, हमारे जो भाग्य में लिखा है वही होगा। और गोबर विद्रोह करता है, गाँव से शहर भी जाता है, स्थानीय जो महाजन हैं उनका प्रतिकार करता है, लेकिन होरी कहता है ये ठीक नहीं। गोबर कहता है कि नौकरी कर लो, इस खेती में क्या रखा है? तो यहाँ होरी कहता है खेती में जो मर्यादा है वो नौकरी में तो नहीं है। होरी ने भोला से कहा, 3-3 महाजन है, सहुआइन, मंगरू, दातादीन, पंडित। देखिए होरी कहता है भोला से कि 3-3 गाँव में महाजन है, इसके अलावा और है। हमारा जन्म तो इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। फूल का दुगना सूद भर चुका पर मूल ज्यों का त्यों सर पर पड़ा। कौन कह रहा है? होरी अपनी पीड़ा को भोला के सामने रख रहा है। भोला ने होरी से कहा, आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बेल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए। कौन कह रहा है? ध्यान देना, भोला कह रहा है। किसे कह रहा है? होरी से कह रहा है। होरी जब बात करता है तो होरी को और सांत्वना देते हुए, बढ़ाते हुए कि हाँ हमारा जन्म तो इसीलिए ही हुआ है। झुनिया ने गोबर से कहा। झुनिया कौन है? भोला की बाल विधवा बेटी है जो गोबर से प्रेम करती है। महीने में एक बार आओगे तो ठंडा पानी दूंगी, 15वें दिन आओगे चिलम पाओगे, 7वें दिन आओगे खाली बैठने को माची दूंगी, रोज रोज आओगे कुछ न पाओगे। देखिए गांव में व्यक्ति अगर किसी के घर हमेशा जाता है तो उसकी आवभगत उस रूप में नहीं होती है, तो बहुत दिनों के बाद में जाता है। तो गांव में जैसा है वैसा झुनिया गोबर से कहती है। राय साहब द्वारा आयोजित दशहरा कार्यक्रम में होरी ने जनक के माली की भूमिका निभाई। ये महत्वपूर्ण आ सकता है। जो दशहरा कार्यक्रम उत्सव होता है उसमें जनक के माली की भूमिका कौन निभाता है? होरी निभाता है। कौन निभाता है? होरी निभाता है। देखिए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ये बीच में जो है कैसे आ गया, तो जो है हम स्लाइड को गायब कर देते हैं। अब देखिए इसके बाद में तीसरे अंक के बाद में क्या है? अ, चौथा अंक है। देखिए होरी ने भोला के लिए कहा, चौथे अंक में होरी ने भोला के लिए क्या कहा? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उसे दगा करना नीचता है। किसने कहा? होरी ने भोला के लिए कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उसे दगा करना नीचता है। क्योंकि होरी ने भरोसा दिलाया था कि तुम्हारा जो है मैं क्या करवाऊंगा? विवाह करवाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि विवाह नहीं होता है। अब देखिए आगे। होरी ने कहा, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। बांस खरीदने वाले चौधरी ने कहा, औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। ये कथन भी पूछा जा सकता है। जो बांस खरीदने वाला जो है वो इस तरह से कहता है। दुनिया के लिए लेखक का कथन है 5वें एक में क्या है? वह केवल जुगनू की चमकनी दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती है। कौन कह रहा है? लेखक ने झुनिया के लिए कहा है। दुनिया कौन है? भोला की बाल विधवा बेटी है, गोबर को चाहती है। दुनिया ने गोबर से कहा, क्या कहा है? सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते, क्योंकि झुनिया एक चरवाहा की बेटी है और दूध का व्यापार करती है, दूध बेचने जाती है। तो जब दूध बेचने जाती है उसके साथ कैसा व्यवहार होता है उसका वो गोबर से वर्णन करती है। कहती है सब मेरी गुलामी करने को तैयार थे उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी, लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ। सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले, मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आएगा, वह मर जाए तो मैं कहूँगी अच्छा हुआ, निगोड़ा मर गया, मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी, सुख में दुख में संपत्ति में विपत्ति में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं, न रुपए की भूखी हूं न गहने कपड़े की, बस भले आदमी का संग चाहती हूँ जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। देखिए दुनिया का व्यक्तित्व तो इस पैराग्राफ में आ गया है कि दुनिया के ऊपर बहुतों की निगाह है, लेकिन दुनिया अपने को बचाए हुए हैं। दुनिया क्या कहती है? बस
मैं भले आदमी का संग चाहती हूँ जो मुझे अपना समझे, जिसे मैं भी अपना समझूँ। तो ये दुनिया का वो व्यक्तित्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति को चाहती हूँ जो वास्तव में मेरी कदर करे। इस तरह से लूटने वाले तो बहुत होते हैं। होरी ने दशहरा शगुन के लिए ₹5 राय साहब को दिए। छठे अंक में क्या है? होरी ने दशहरा शगुन के लिए कितने रुपए दिए? ₹5 राय साहब को दिए हैं। राजा जनक के माली की भूमिका में वह गरूर से इतना फूला हुआ है कि मानो ये सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। ये लेखक का कथन है। लेखक कहता है राय साहब सभा चतुर आदमी थे। ध्यान देना, इससे पहले भी आया था एक, लेकिन यहाँ वो आया था दाता दीन के लिए। वो वाक्य अलग था, लेकिन ये वाक्य अलग है। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। अगर ये पूरा आता है तो कहना ये किसके लिए आया? राय साहब के लिए। और वो पहले हमने लिया था दाता दीन के लिए, वहां भी सभा चतुर उन्हें बताया गया, लेकिन वहां शब्दावली अलग है। राय साहब का कथन है, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें, अधिक लोग पिसे और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा में, जिसे मैं पूंजी का एक रूप समझता हूँ, इतना किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। यानी जो इसका किला है जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा है, राय साहब कहते हैं। मिस्टर मेहता ने कहा, समाज व्यक्ति से बनता है और व्यक्ति को ही भूलकर हम किसी व्यवस्था पर विचार नहीं कर सकते। तो उनके बीच में जो है इस तरह का संवाद होता है। आगे देखिए। ओंकार नाथ ने कहा, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। कि मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। मैंने अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा और पवित्र रखा और जीते जी उनकी रक्षा करूंगा। आ सकता है, इसने कहा है कि मैंने मेरे सिद्धांतों को जीते जी ऊंचा रखा है, पवित्र रखा है और आजीवन रक्षा करूंगा। तो ओंकार नाथ ने कहा है। इनका हमने परिचय पहले ही ले लिया। मालती जो इंग्लैंड से पढ़कर आई है, कहती है, जो व्यक्ति कर्म वचन में सामंजस्य नहीं रह सकता वह और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है। फिलोसोफर अगर मोह पर विजय न पा सके तो फिलोसोफर कैसा? ये मालती का कथन है। मेहता ने कहा, मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। यह कथन आ सकता है। किसने कहा? विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, जिसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न ही स्त्री को है। कौन कहता है? मेहता। धनुष यज्ञ और सामाजिक प्रदर्शन के बाद 3 टोलियां बनी भ्रमण के लिए। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ हुआ, उसके बाद भ्रमण के लिए 3 टोलियां बनी। प्रातः भ्रमण को चली। एक में मालती और मेहता थे। ठीक है, ध्यान देना, 3 टोलियां बनती, एक में मालती मेहता, दूसरी में राय साहब और खन्ना थे। खन्ना क्योंकि जाना तो चाहते थे मालती के साथ, पर वो मौका मिला नहीं। तीसरी में खुर्शेद और तनखा थे। तो ये 3 टोलियां बनी, क्योंकि ये 2 ही बचे शेष। मेहता ने मालती से कहा, जब वो टोलियां भ्रमण के लिए निकली तो उनके बीच में संवाद हुआ। नए युग की देवियों की सिफत है कि वह मर्द का आश्रय नहीं चाहती, उससे कंधा मिलाकर चलना चाहती है। ऐसा कौन कहते हैं? मेहता कहते हैं मालती से। राय साहब ने कहा, मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता तो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। बस इतना है उनके बारे में लिया। फिर देखिए, साथ साथ कथा है। होरी की गाय के बछड़े का भावी नाम क्या था? मटरू था, लेकिन गाय पहले ही हीरा के जहर का शिकार हो गई। होरी ने गाय को मारने का संदेह अपने भाई हीरा पर किया। ठीक ही किया, क्योंकि हीरा ने ही मारा था। होरी के भाई हीरा ने होरी की गाय को द्वेष भाव से जहर दे दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दरोगा को आदमियों की नस पहचाने का अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। आ सकता है, किसके बारे में कहा गया है कि किताबी मनोविज्ञान में वे कोरे पर व्यवहारिक मनोविज्ञान में मर्मज्ञ थे। दरोगा, हालांकि धनिया देने कुछ भी नहीं देती है। धनिया ने कहा, जेहल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से और न्याय से। धनिया इस पापिष्ठ था। पापिष्ठा कौन है? झुनिया। उसको सजा क्यों होती है? क्योंकि वो दुनिया को उसने अपना लिया है। पापिस्ता दुनिया को गले लगाए, उसके आंसू पहुंच रही थी, उसके त्रस्त नयन को कोमल शब्दों से शांत करी थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को परों में छिपाई बैठी हो।
होरी ने दुनिया को अपने घर में रखा। ठीक है? 11 से 14 अंक हमने एक साथ लिए हैं। होरी ने दुनिया को अपने घर में रखा, इसलिए महाजनों ने होरी पर 100 रुपए नकद और 30 मन अनाज का दंड लगाया। ध्यान देना, महाजनों ने पंचायत हुई, पंचायत ने 100 रुपए नकद 30 मन अनाज का दंड लगाया। अंततः होरी को झिंगुरी सिंह के नाम कुछ अनाज और 80 रुपए में घर रेहन लिखना पड़ा। ध्यान देना, झिंगुरी सिंह के नाम कितना, कुछ अनाज और 80 रुपए में। हो विवश होकर होरी अंत में दाता दिन के साजे में आदि बंटाई पर काम करता है। जब ईख काटी जाती है तब झिंगुरी सिंह और नौखेराम उसकी सारी कमाई ले लेते हैं और होरी के पास कुछ भी नहीं बचता है। धनिया ने कहा, आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल ये कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते। ये संवाद आ सकता है कि ऐसा किसने कहा है। लेखक कहता है, मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी गहरी होती है। दुनिया से प्रेम के बाद गोबर अपने गांव से 20 कोस दूर लखनऊ चला गया। ध्यान देना, दूरी कितनी है, 20 कोस दूर है। सैमरी बेलारी की दूरी 5 किलोमीटर बताई गई है और यहाँ 20 कोस बेलारी से लखनऊ दूर है। गोबर लखनऊ जाकर मिर्जा खुर्शीद के 6 आने रोज की मजदूरी पर लग गया। मालती ने मेहता से कहा, फिलोसोफर का जोड़ फिलोसोफर ही से हो सकता है। मेहता ने कहा, स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर, सर्वांश में स्त्री हो। ब्याह तो आत्मसमर्पण है, प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अयासी है। ऐसा मेहता ने कहा। मेहता के ये सभी कथन महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। होरी की पत्नी पुनिया ने धनिया से कहा, सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। ध्यान देना, पुनिया कौन है, पुनिया होरी के भाई हीरा की पत्नी है। जब हीरा भाग कर चला गया तो पुनिया जो है होरी का साथ देती है, धनिया का साथ देती है। 15वें अंक में देखिए, लेखक का कथन है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। ये सवाल आ सकता है इसकी समीक्षा के रूप में। हमने वहां मालती के चरित्र चित्रण पर बात की, तब लिया नहीं था, लेकिन हमने सीधा लिया। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यह लेखक ने किस अंक में कहा है। 15वें अंक में कहा है, मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी, ये उसका व्यक्तित्व है। मेहता ने भाषण में कहा, वहां भाषण में मेहता कहते हैं, पुरुष के पास दान के लिए क्या है, वह देवता नहीं लेवता है। ध्यान देना है, वह देवता नहीं क्या है, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते देखकर। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुष के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, उसी तरह जैसे प्रेम, त्याग और श्रद्धा को अहिंसा, संग्राम और कलह से। वोट नए युग का मायाजाल है, ऐसा आ सकता है कि वोट को नए युग का मायाजाल किसने कहा है, मेहता ने कहा है। मरीचिका है, कलंक है, धोखा है, हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। तो इस तरह से मेहता ने जो बालिकाओं को जो अपना भाषण दे रहे थे उसमें यह उन्होंने कहा है। मालती ने कहा, नारियां इसलिए अधिकार चाहती है कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोकें। फिर इसी में ही, इसी अंक में ही है, मेहता ने उत्तर दिया। मेहता ने जब मालती ने ये कहा तो मेहता ने कहा, संसार में सबसे बड़ा अधिकार सेवा और त्याग, सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वह आपको मिले हुए हैं। इसको मालती को कहा। उन अधिकारों के सामने वोट कोई चीज नहीं। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही है, जहां नारी ने अपना पद खो दिया और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई। पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, इसीलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा, उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया। पश्चिम में जो चीजें अच्छी है वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। ये कौन कह रहे हैं, मेहता कह रहे हैं। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती, भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपने लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहां की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूं तो मुझे उन पर दया आती है।
उनकी लालसाओं ने इतना पराभूत कर दिया है कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी से अधिक और क्या अधोगति हो सकती है, यानी नारी की इससे अधिक और अधोगति क्या होगी, कितनी वो गिरेगी। इसलिए वो कहते हैं कि पश्चिम का अनुकरण हो, लेकिन एक सीमाओं में रहते हुए हो। मेहता ने आगे कहा, सच्चा आनंद सच्ची शांति केवल सेवाव्रत में है। पूछा जा सकता है किसने कहा ऐसा? मेहता ने। वह वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साचार्य में जोड़ कर रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का भी कोई असर नहीं होता है। तो मेहता इनको सेवा को बल देते हैं। आगे देखिए 16 से 18 अंक। ओंकारनाथ ने राय साहब से कहा, सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं। होरी ने कहा, मजदूरी करना कोई पाप नहीं है, मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है। मजदूरी करना भाग्य में नहीं होता तो ये सब विपत क्यों आती? किसने कहा? होरी ने कहा। मेहता ने कहा, जिसे संसार दुख कहता है वह कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। उसके मोड़ और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू है। नारी हृदय धरती के समान है। आ सकता है किसने कहा है नारी हृदय धरती के समान है? मेहता ने कहा। मेहता ने गोविंदी से कहा, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं है, कोलू है। मैं आपका सेवक हूँ, आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाए, जो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो इस तरह से मेहता का गोविंद के प्रति एक सम्मान का भाव है। मेहता ने कहा, नारी केवल माता है और उसके उपरांत जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम है। किसने कहा है? मेहता ने कहा। आगे देखिए, एके वाले अल्लादीन ने 19 से 24 अंकों के बीच में एके वाले अल्लादीन ने गोबर से कहा, औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है, आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है, जब जान खपा कर भी आराम नहीं मिला तो जिंदगी की गारत हो गई। गोबर ने झंगूरी सिंह से कहा, ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है, हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करे पेट ही नहीं भरता। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। ये कथन थोड़ा अलग तरह का लगता है, लेकिन पूछा जा सकता है। लेखक का कथन गोबर के लिए, रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है, गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है, धन की यही शोभा है। आ सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस पात्र के लिए कहा है, रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। जब होरी लखनऊ से आता है तो बड़ा उत्सव हो रहा है। पहले कहीं नौखेराम के यहाँ होता था, वो जगह होरी के यहाँ हो गई, सारे लोग वहाँ मिल रहे, भांग पीसी जा रही है। तो इस तरह से वो खर्च करना भी जानता है। खन्ना ने राय साहब से कहा, मालती मेरे लिए तोते के समान थी, अफसोस यही कि मैं पहले क्यों न जीत गया। खन्ना के हाथ कुछ भी लगा नहीं, गोविंदी से दूरी बनी और अंत में राय साहब को ऐसा कहते हैं। मालती ने खन्ना से कहा, ठीक है, मालती ने किससे कहा? खन्ना से कहा। तो ये मिसप्रिंट हुआ है, ये छोटी मोटी त्रुटि को आप दरकिनार करना। खन्ना से कहा, धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और ना ही कभी पाएगा। झिंगुरी सिंह ने दाता दीन से कहा, कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है, कचहरी अदालत उसी के हैं साथ है जिसके पास पैसा। कौन कह रहे हैं? झिंगुरी सिंह ने किसे? दाता दीन से कहा है, क्योंकि झिंगुरी सिंह से ही पैसे लेकर के होरी आगे बढ़ता है। और फिर देखिए, धनिया ने सोना के दहेज को लेकर होरी से कहा, धनिया ने सोना को दहेज देना उसको लेकर होरी को कहा, संसार क्या कहेगा, रुपया हाथ का मेल है, उसके लिए कुछ मर्जाद नहीं छोड़ा जाता। और फिर 25 से 28 अंकों के बीच में, भोला अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद एक विधवा को घर लेकर आया, ऐसे में उसके बेटे कामता ने उसे मारकर घर से भगा दिया। ऐसे में भोला नौखीराम के यहाँ 3 रुपये महीना और शेर भर नाज के बदले नौकर के रूप में रहने लगा। ध्यान देना, पहले होरी ने आश्वासन दिया था, वहां कुछ हुआ नहीं, गाय भी चली गई, 2 बैलों की जोड़ी लाया, वो वापस ले जाता है गोबर आकर के, और यहाँ अंत में वो किसी एक और विधवा को ले आता है। उसका नतीजा ये होता है कि वो बड़ी उल्टा निकलती है, और ऐसे में उसका जो बेटा होता है वो उसको जो है कामता जो है उसको मार कर घर से भगा देता है। गांव की ठकुराइन नोहरी ने होरी को सोना के विवाह के समय 200 रुपए दी, ये आ सकता है। होरी ने नोहरी से कहा, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी न समझता था,
इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता है, तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। इस बार जुनिया गोबर के साथ लखनऊ शहर गई थी, लेकिन स्थितियाँ प्रतिकूल थी। गोबर खोंचे से निराश होकर खन्ना की शक्कर मिल में नौकरी पर लग गया था। पहले गोबर खोंचे पर अच्छे पैसे कमा लेता था, लेकिन अब वो खोंचे की जगह किसी और ने ले ली है, तो गोबर एक मिल में नौकरी करता है। दुनिया के बेटे हाँ, तो लल्लू की मृत्यु हो गई थी, उसकी गोद में दूसरा बच्चा पल रहा था। मेहता ने खन्ना से इससे पहले एक पात्र आया है जो उसका नाम है चूहिया, क्योंकि दूसरे बच्चे को जन्माने का काम कौन करती है? चूहिया करती है। अब देखिए मेहता ने खन्ना से कहा, ये पात्र जो है 25 से 28 तक की है इसमें। मेहता ने खन्ना से कहा, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। खन्ना ने गोविंद जी से कहा, धन कमाने के लिए अपने में संस्कार चाहिए, केवल कौशल से धन नहीं मिलता, इसके लिए भी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है। हमारी सारी आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक शक्तियों के सामंजस्य का नाम धन है, ऐसा आ सकता है। खन्ना ने गोविंद जी से कहा, खन्ना कौन है? मिस्टर खन्ना। गोविंद ने कहा, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं है। मेरे विचार से पीड़ित होने से ज्यादा पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। न्याय के सैनिक बनकर लड़ने में जो गौरव है, जो उल्लास है, क्या उसे इतना जल्दी भूल गए? तो इस तरह से मिस्टर खन्ना की मील में आग लग जाती है और मालती मेहता की हो जाती है, तो उसके बाद में खन्ना गोविंद जी के पास ही आते हैं और उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए 29 से 30। धनिया ने भोला से कहा, औरत घी का घड़ा लुढ़का दे, घर में आग लगा दे, मर्द सह लेगा, लेकिन उसका कुराह चलना कोई मर्द नहीं सहेगा। कौन कह रहा है? धनिया कह रही है भोला से। धनिया ने भोला से कहा है। मथुरा सोना से मिलने के बाद अंत में सिलिया वापस विक्षिप्त सी स्वपन छाया की भांति नदी में चली जा रही थी। इस बार प्रश्न पूछा गया है कि वह वापस विक्षिप्त सी स्वपन छाया की भांति नदी में चली जा रही थी, क्योंकि सिलिया सोना से मिलने जाती है, लेकिन सोना उस पर शक करती है और उसका शक ठीक भी निकलता है, तो उसके साथ वो व्यवहार नहीं होता, वो निराश होकर के वापस आती है। तो इस तरह से लेखक ने बताया है। मेहता एकात्मवाद, सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्वों को आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका स्थान बड़े महत्व का है। मालती ने मेहता से कहा, नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण, असुंदर को सुंदर बनाता है। कौन कह रहा है? मालती कह रही। किससे? मेहता से कह रही है। मेहता ने मालती से कहा, मैं ज्यो ज्यो तुम्हारे अंतस्थल की गहराई में उतरा हूं, मुझे रत्न ही मिले हैं। मैं विनोद के लिए आया और आज उपासक बना हुआ हूँ। तुमने मेरे भीतर क्या पाया यह मुझे नहीं मालूम। लेकिन ध्यान देना, लेखक ने इस उपन्यास में कहीं भी नहीं बताया कि मालती और मेहता विवाह करके वैवाहिक जीवन साथ में बिताए थे। वो मित्र के रूप में रहते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में प्रवेश नहीं करते। बाद में क्या हो, इसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। अब देखिए आगे के अंकों में क्या है। राय साहब का सितारा बुलंद था, उनके 3 मंसूबे पूरे हो गए। ये सवाल आ सकता है, उनके 3 मंसूबे कौन से पूरे हो गए? कन्या की शादी धूमधाम से हो गई। ये बात अलग है कि बाद में संबंध विच्छेद हो गया। मीनाक्षी का जो दिग्विजय से विवाह हुआ था, वो विच्छेद हो गया। मुकदमा जीत गई, वे मुकदमा भी जीत गए। निर्वाचन में सफल ही नहीं हुए, होम मेंबर भी हो गए। अब उनके बंगले लखनऊ के साथ-साथ नैनीताल, मंसूरी और शिमला में भी थे, क्योंकि उनको लगा कि सूर्य प्रताप के बंगले वहाँ तो उनके भी होने चाहिए, तो उन्होंने सस्ते में वो बंगले वहाँ भी ले लिए। राय साहब ने अपने पुत्र रुद्रपाल द्वारा सूर्य प्रताप की कन्या के विवाह प्रस्ताव को ठुकराए जाने पर कहा। जब राय साहब ने अपने पुत्र से कहा कि सूर्य प्रताप की कन्या के विवाह का प्रस्ताव आया है, तो उस समय रुद्रपाल ने कहा कि नहीं, मैं किसी और से विवाह करूंगा, उससे नहीं। तो राय साहब एकदम से अंदर से हिल गए, क्योंकि राय साहब को नहीं लग रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि वो पत्नी की मृत्यु के बाद भी विदुर जीवन अपने संतान के लिए जी रहे थे, बेटे-बेटी के लिए। लेकिन उनकी इच्छाओं के विपरीत हुआ, तो उनके बेटे ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उस समय राय साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? हम जिनके
लिए त्याग करते हैं, उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं। चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो, यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर हमारा हो जाता है। ठीक है? ये लेखक ने कहा है कि उस समय राय साहब की यह प्रतिक्रिया थी जब उनके बेटे ने अ, रुद्रपाल ने सूर्य प्रताप की कन्या के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये कथन महत्वपूर्ण आ सकता है। मेहता ने मालती के बारे में राय साहब से कहा, वह आग में पड़कर चमकने वाली सच्ची धातु है, वह उन वीरों में है जो अवसर पड़ने पर अपना जोहर दिखाते, तलवार घुमाते नहीं चलते। क्योंकि राय साहब मालती को हल्के में लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा। मिर्जा साहब की धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती है जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, या तो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती हैं। मेहता का मानना था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचते, दोनों में अलग अलग मत थे। मेहता ने मिर्जा से कहा, इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है। वो कहते हैं कि यूरोप में हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इंसान का स्वभाव पूरी दुनिया में एक जैसा है। तो मिर्जा ने मेहता से कहा, अस्मत यानी सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। कौन कह रहे हैं? मिर्जा कह रहे हैं, इससे मेहता से। ठीक है? मिर्जा खुर्शीद। और आगे के अंकों में मालती ने मेहता से कहा, मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। जिस दिन मन में मोह आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस दिन हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा, नई नई जिम्मेदारियां आ जाएगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगने लगेगी। कौन कह रहा है? मालती मेहता से कह रही। जब मेहता पूरी तरह से मालती से प्रभावित हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ इस मोड़ पर मालती कहती है कि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, हम मित्र बनकर रहें, क्योंकि ऐसे में बंधन में बंधकर हम सिकुड़ जाएंगे। धनिया ने होरी से कहा, वर कन्या जोड़ के हो तभी ब्याह का आनंद है। जब यहाँ रूपा का विवाह राम सेवक से होने जा रहा है, तो ऐसे में धनिया को चिंता है, लेकिन होरी कह रहा है कि इसका कोई उपाय भी नहीं है। होरी ने कहा, ब्याह आनंद का नाम नहीं, यह तो तपस्या है। ये संवाद बड़े महत्वपूर्ण आ सकते हैं। रामसेवक ने कहा, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। रामसेवक जब होरी धनिया के घर आता है और विश्राम करता है, तो कहता है काम नहीं चलता। जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। ये सवाल आ सकता है। उसमें दाता दीन भी आए हुए और राम सेवक जो है वहां बैठकर यह बात करता है। और फिर अंतिम जो 2 अंक है उनमें गोबर ने कहा, जिसे पेट की रोटी मैसर नहीं, उसके लिए मर्यादा और इज्जत सब ढोंग है। यहाँ गोबर लखनऊ से वापस आकर भी होरी को समझाना चाहता कि सीधापन छोड़ दो, क्योंकि सीधेपन का समय नहीं है। इसलिए वह कहता है। होरी ने धनिया से कहा, देखिए अंत में जब होरी मजदूरी करता है, क्योंकि खेत पर उसका अधिकार रहा नहीं, तो वो कहती है बीमार पड़ जाओगे, तो होरी कहता बीमार वे पड़ते जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत। तो होरी कहता फुर्सत ही कहाँ बीमार पड़ने की। ये देखो किसान का जीवन है, त्रासदी भाई। होरी का भाई हीरा 25-30 साल बाद वापस घर आ गया, यहाँ आ सकता है। हीरा की क्या स्थिति? हीरा वापस आता है। हीरा को देखकर होरी प्रसन्न था। जीवन के सारे संकट, सारी निराशाएं मानो उसके चरणों पर लौट रही थी। कौन कहता है जीवन संग्राम में वह हारा है? ये उल्लास, ये गर्व, ये पुल्लक या हार के लक्षण हैं। इन्हीं हारों में होरी की विजय है। लेखक ने इसमें होरी की विजय दिखाई है। वो अपने भाई को देखकर प्रसन्न होता है। होरी ने हीरा से कहा, मोटे वे होते हैं जिन्हें न रण की सोच होती है न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन में क्या रखा है? देखिए होरी की जो सोच है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, होरी की सोच लेखक ने सामने रखी है कि वो कहता है कि मोटे वे होते हैं जिन्हें रण की सोच होती है, न इज्जत की, न रण की, न इज्जत की। इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसे मोटेपन में क्या रखा है? अंत में होरी खेती छोड़कर मजदूरी करने लगता है। मजदूरी करते करते लू लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि गोदान शीर्षक से ही पता चलता है कि यह नाटक दुखांत है, क्योंकि गोदान का अर्थ होता है
जब मृत्यु समीप होती है और मृत्यु के समय ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है उसे गोदान कहते हैं। तो इस उपन्यास में जो केंद्र में है जिसके बारे में कहा गया उसकी मृत्यु लेखक ने पहले ही दिखा दी है शीर्षक में ही, और यहाँ ऐसा ही होता है। गाय की लालसा होरी के मन में ही रह गई। अंत में धनिया ने सुतली से कमाए 20 आने, ध्यान देना ये पूछा जा सकता है, कितने कमाए 20 आने पैसे से होरी के हाथ में रखकर कहा यही उस इनका गोदान है। 20 आने पैसे जो उसने सुतली से कमाए थे होरी के हाथ में रख करते हुए दाता दीन को कहा कि यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तो ये मुंशी प्रेमचंद कृत गोदान के 36 अंकों में महत्वपूर्ण जो संवाद थे, जो महत्वपूर्ण पात्रों के माध्यम से लेखक ने कहा है, उनको हमने लिया। परीक्षा में आ सकते हैं कि किनका कथन है, किस संदर्भ में कहा गया है, ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद में हम बात करेंगे, एक बात करेंगे हम, गोदान को लेकर आलोचकों ने क्या कहा है। तो देखिए, महत्वपूर्ण कथन एवं आलोचनात्मक टिप्पणियां। इंद्रनाथ मदान के अनुसार प्रेमचंद पहले ऐसे भारतीय लेखक हैं, प्रेमचंद पहले ऐसे भारतीय लेखक हैं जिन्होंने गहराई से किसानों के जीवन का अध्ययन किया हो और जिन्होंने इसे इतनी सजीव कल्पना तथा अद्भुत कौशल के साथ चित्रित किया हो। उनका यह कार्य हिंदी कथा साहित्य में बेजोड़ है। गोदान किसान जीवन का काल्पनिक प्रतिनिधित्व करता है और अत्याचारी सरकार के साथ उसने जो मोर्चा लिया उसका जीता जागता स्वरूप प्रस्तुत करता है। डॉक्टर रामबख्श जो हिंदी के प्रोफेसर है, इग्नू में रहे, अपनी पुस्तक प्रेमचंद और भारतीय किसान में लिखते हैं, किसान समाज का आधार होता है, समाज का उत्पादक वर्ग किसान है, उसी की उन्नति से देश की उन्नति संभव है, उसकी बदहाली देश की बदहाली है। यानी होरी के प्रसंग में कहा है। बच्चन सिंह लिखते हैं, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, यानी एक में कर दिया है। क्योंकि गांधीवाद अन्य उपन्यासों में लगता है, लेकिन बच्चन सिंह कहते यहाँ उनका गांधीवाद नहीं है, यहाँ उन्होंने गांधी और मार्क्स को घुला मिला दिया है। और उसके बाद देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने प्रेमचंद पर काम किया है, गोदान पर भी एक पुस्तक लिखी है। गोदान में किसानों के शोषण का रूप ही दूसरा है। यहाँ राय साहब के कारिंदे सीधे सादे होरी का घर लूटने नहीं पहुंचते, लेकिन उसका घर लुट जरूर जाता। देखिए, सीधे लूटने नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी लुट जाता है वो। अंग्रेजी राज के कतरी कानून सीधे सीधे उसकी जमीन छीनने नहीं आते हैं, लेकिन जमीन छिन जाती है। जो सामंत महाजन लूटने नहीं जाते हैं, लेकिन लुट जाता है। और जो अंग्रेजी राज के कचहरी कानून जमीन छीनने नहीं जाते हैं, लेकिन उसकी जमीन छिन जाती है। होरी के विरोधी बड़े सतर्क है, वे ऐसा काम करने में झिझकते हैं जिससे होरी 10-5 को इकट्ठा करके उनका मुकाबला करने को तैयार हो जाए। वह उनके चंगुल में फंसकर तिल तिल कर मरता है, लेकिन समझ नहीं आता कि सब क्यों हो रहा है। वह तकदीर को दोष देकर रह जाता है, समझता है यह सब भाग्य का खेल है, मनुष्य का इसमें कोई बस नहीं है। आगे देखिए, होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चरित्र है, गोदान उसके भगीरथ प्रयत्न की गाथा है। ये आ सकता है कि किस आलोचक ने ऐसा कहा है, रामविलास शर्मा ने कहा। रामविलास शर्मा की एक दो टिप्पणियां और है, देखिए 3 टिप्पणियां हैं। देखिए, रामविलास शर्मा कहते हैं, गोदान की गति धीमी, होरी की जीवन की गति की तरह। या सैलाब का वेग नहीं, लहरों के थपेड़े नहीं, या ऊपर से शांत दिखने वाली नदी की लहरें हैं जो भीतर ही भीतर तलहटी से लगा देती है, और दूसरों को वह तभी दिखाई देता है जब उसकी लाश ऊपर आती हुई बहने लगे। ये टिप्पणी आगे देखती वो कहते हैं, दांत का सृजन केवल योद्धाओं की चित्र अपितु सामान्य जनों के चित्रण से भी उसका सृजन संभव है। यानी सामान्य होरी एक सामान्य किसान है, उसके माध्यम से उपन्यास है काव्यात्मक। और आगे लिखते, प्रेमचंद एक यथार्थवादी उपन्यासकार थे, वे जीवन की सच्चाई आंकना चाहते। ध्यान देना, प्रेमचंद से पहले उपन्यास लिखे गए तिलिस्मी, अयारी, जासूसी दायरे में प्रेमचंद ने सामाजिक धरातल प्रदान किया। और प्रेमचंद ने पहले आदर्शवादी उपन्यास लिखे, फिर आदर्श यथार्थवादी के उपन्यास, उनकी कहानियां आदर्शवादी है या यथार्थवादी है, या आदर्श यथार्थवादी है या यथार्थोन्मुख आदर्शवादी है, अलग अलग टिप्पणियां हैं आलोचकों। रामविलास शर्मा कहते हैं यथार्थवादी उपन्यास
डॉक्टर कृष्णदेव झारी कहते हैं गोदान में प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। कैसे हैं आदर्श की ओर? सुरेश सिन्हा कहते हैं प्रेमचंद के उपन्यासों का पर आदर्शवादी है। और आचार्य नंदुलाल वाजपेयी कहते हैं प्रेमचंद अपने विचार और लेखन में आदर्शवादी हैं। रामचंद्र तिवारी के अनुसार गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते हाँ, आते ट्राई देख प्रेमचंद लो ट्राई। आदर्शोन्मुख हेलो अर्थवाद प्रिय विद्यार्थियों, आज अर्थोन्मुख हम मुंशी प्रेमचंद के आदर्शवाद बन उपन्यास गया। गोदान पर बात कौन कह रहा? करेंगे। रामचंद्र गोदान तिवारी के जी का गद्य साहित्य। प्रतिपाद्य प्रेमचंद का गोदान एक ऐसी मनोभूमि है जहाँ जैनेन्द्र की आत्म केंद्रित पीड़ा, लाचन जोशी काम कुंठा जनील जनित जटिल व्यक्ति चेतना, यशपाल का समाजवादी यथार्थवाद, भगवती चंद्र और उपेंद्र नाथ अस्क का रूमानी समाजवाद, नागर का सर्वमांगलिक मानववाद सभी की प्रेरणा स्रोत लगती है। प्रेमचंद जी के अंतिम चरण भी उन्मेष हो चुका था। प्रेमचंद ने साहित्य को जीवन की व्यापक अनुभव लंबी टिप्पणी रामचंद्र है कि प्रेमचंद साहित्य को व्यापक अनुसाथ हैं। अबू गुलाब राय कहते हैं मुंशी किसानों के कवि है, उनके शरीक होकर के साथ रोते रोने हंसने वाले सहृदय व्यक्ति है। डॉक्टर विशंबर मानव के अनुसार गोदान आधुनिक भारतीय जीवन का दर्पण है। वह सामान्य और मध्य वर्ग की इच्छाओं को लेकर चलता है। प्रेमचंद जी ग्रामीण जीवन को करने में ऐसे सिद्धस्त थे या किसी का नहीं। इसी तरह अक्खन शर्मा ने कहा है गोदान विश्व साहित्य की अमर कृति स्थान पाकर भारत का सौभाग्य सूर्य बन गया। आगे देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी भी साहित्य और संवेदना का विकास लिखते हैं। इस साहित्य और संवेदना का विकास में उन्होंने गोदान और प्रेमचंद को क्या कहा है? देखिए, वे कहते हैं प्रेमचंद हिंदी उपन्यास की वैश्यता की प्रभावशाली उद्घोषणा है। इसका कथन इतना ही आ सकता है। और फिर कहते हैं गोदान में होरी की महानता, और यहाँ महानता का प्रयोग केवल अटपटा लगता है। गोदान में होरी की महानता, देखिए हमें इसको बीच को अलग से पढ़ना है, सीधा रेखांकन यहाँ करते। होरी की महानता बहुत ये है कि अपने जीवन क्रम में वह व्यक्ति परिवार समाज और राष्ट्र के बीच था। इस लंबे प्रयत्न में वह धीरे धीरे अपनी ट्रेजिक नीति प्राप्त होता है और एक सामान्य धर्म भीरू पर व्यवहार बुद्धि से व्यक्ति है। जीवन भर परिवार और समाज से तालमेल रखता है और राष्ट्रीय जीवन की बड़ी समस्याओं के प्रति वह क्या है, एकदम से जागरूक, बड़ी समस्या जागरूक है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास से कथन पूछे जाते हैं। गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनवरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा असंतोष उमड़ता गुमड़ता है तंत्र के प्रति। गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो, ऐसा विधान लेखक के गहरे रचनात्मक आत्मविश्वास का प्रबल साक्ष्य है। जैसा पहले भी इस तरह की टिप्पणी ली और यहाँ उन्होंने की है। फिर कहते हैं उपन्यास के रूप में प्रेमचंद की बड़ी सफलता इस बात में भी है कि उन्होंने अच्छी किस्सा गोई को व्यापक रचना दृष्टि के साथ जोड़ा है। उनके पहले ये दोनों तत्व अधिकतर अलग अलग थे। स्वयं प्रेमचंद इस जोड़ को लंबे प्रयत्न के बाद ढाल सके। सेवा सदन से लेकर कर्म भूमि तक किस्सा और दृष्टि में एक या कभी कभी दोनों मुखर हैं। गोदान में पहुंचकर संतुलन पूरा हो जाता है। इसके साथ प्रेमचंद का जीवन भी, क्योंकि गोदान 1936 में सामने आता है और 1936 में प्रेमचंद हमारे बीच में नहीं रहे, चल बसे। डॉक्टर गोपाल राय जो हिंदी उपन्यास का इतिहास लिखते हैं, इसमें उन्होंने लिखा है प्रेमचंद का सारा साहित्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में खड़ा है। देसी राजाओं, तालुकेदारों, महाजनों, पूंजीपतियों, सरकारी अमलों, अंग्रेज भक्त बुद्धिजीवियों, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, न्यायपालिका आदि का विरोध अंततः औपनिवेशिक शासन का ही विरोध था। प्रेमचंद हिंदी के पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने विश्वसनीय पाठकों को आत्मीय लगने वाले पात्रों का संसार खड़ा करके दिया है। आगे देखिए, प्रेम गोदान में प्रेमचंद ने दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक प्रविधियों को उनके उत्कर्ष पर पहुंचाते हुए नाटकीय प्रविधियों से पात्रों के स्वगता लाभ, अतीत का स्मरण, दृश्यों की पात्रों के मन प्रभाव के रूप में प्रस्तुति, उपचेतन के छाया दृश्य संबंधित कर अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है।
प्रेमचंद की कथा भाषा हिंदी उपन्यास की भाषिक परंपरा का सहज पर सृजनात्मक विकास है। आगे भी लिखते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं कि कथ्य वैविध्य विजन चरित्र सृष्टि शिल्प और भाषा सभी दृष्टियों से प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जो आज भी एक मंजिल और मानदंड के रूप में स्वीकृत है। लगभग 2 दशकों की प्रेमचंद की उपन्यास यात्रा उपलब्धियों की दृष्टि से पूर्ववर्ती 5 दशकों की उपन्यास यात्रा से बढ़कर मानी जा सकती। ध्यान देना, प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य हिंदी में अपनी जो स्वीकृति बनाई है उसका उदाहरण है कि हर विश्वविद्यालय में उनके उपन्यास गोदान को पढ़ाया जाता है। प्रेमचंद युग में एक विशिष्ट उपन्यास का नाम लेने को कहा जाए तो वह प्रेमचंद का गोदान ही होगा, जो आज भी रोशनी की मीनार की तरह अपनी जगह पर जगमगा रहा है। ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और फिर देखिए, अब हम बात करेंगे प्रेमचंद के गोदान पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, किस आलोचक ने किस रूप में लिखा है। देखिए यह चयन और गोदान के मूल्यांकन की समस्या, ये कौन लिखता है? परमानंद श्रीवास्तव। प्रेमचंद का गोदान यदि मैं लिखता, जैनेन्द्र कुमार ने एक पुस्तक लिखी है। हो सकता है एक सवाल यहाँ से पूछा जाए, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा ने लिखी है। प्रेमचंद और उनका युग, ये प्रेमचंद पर है, इसमें 7-8 अध्याय, लेकिन एक अध्याय पूरी तरह से गोदान पर है, जिसमें उन्होंने गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। गोदान ट्रेजेडी का स्वरूप, ये भी रामविलास शर्मा की, ये गोदान पर ही पुस्तक लिखी गई है। उपन्यास का महाकाव्यात्मक और गोदान परमानंद श्रीवास्तव ने लिखा है। गोदान किस अर्थ में महान उपन्यास है? विजय देव नारायण शाही ने। गोदान की कथा संरचना नंद दुलारे वाजपेयी। गोदान ग्राम कथा और नगर कथा शिव कुमार मिश्र। गोदान का पुनर्मूल्यांकन डॉक्टर बच्चन सिंह। किसान चेतना और गोदान पूर्ण चंद्र जोशी। गोदान में किसान के भूमिहीन बनने की प्रक्रिया कुंवरपाल सिंह की पुस्तक है। और अंतिम स्लाइड में कुछ और पुस्तकें हैं। भारतीय मध्य वर्ग के प्रतिनिधि मेहता और मालती शंभुनाथ की पुस्तक है। गोदान कथा और काल में मंथरता सुरेंद्र चौधरी की पुस्तक है। गोदान में युग चेतना विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। गोदान एक नया पाठ विजय मोहन सिंह। गोदान का लक्ष्यार्थ वीरेंद्र मोहन। गोदान की सृजनशीलता डॉक्टर रामबख्श जाट। गोदान कथा शिल्प और कथा भाषा उषा कुमार। गोदान समय की कसौटी पर खगेंद्र ठाकुर। महाजनी सभ्यता और गोदान सदानंद शाही। गोदान का समाज शास्त्रीय अध्ययन हरीशचंद्र श्रीवास्तव। तो इस प्रकार हमने गोदान के महत्वपूर्ण कथनों पर बात की। संवाद परीक्षा में पूछे जाते हैं, छात्रों के व्यक्तित्व को सामने रखते हैं और कथानक को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ हमने आलोचकों की टिप्पणियां ली कि उन्होंने मुंशी प्रेमचंद और उनके गोदान पर क्या कहा है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। और फिर हमने गोदान को केंद्र में रखकर जिन्होंने समीक्षात्मक कृतियां लिखी है उन पर बात की। तो इस तरह से आप मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कृति गोदान को तैयार करें। धन्यवाद।